Hello students, welcome to Thrilings. Myself पुनीत सोमानी. लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण के कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने सीखा था कि ये कैसे बनाते हैं. आज हम यहाँ पर इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे. आइए हम पेज नंबर बुक में आते हैं. आप पेज नंबर 86 पे आएंगे बुक में और क्वेश्चन नंबर 3 है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न. शॉर्ट टाइप है. क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं रीड कर रहा हूं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. रामेश्वर ने रुपए 3 लाख से व्यापार प्रारंभ किया है. बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया है, यानी लोन. वर्ष के अंत में उसकी संपत्तियां यानी असेट्स 6 लाख रुपए है तथा लेनदार यानी कि क्रेडिटर बैंक ऋण के अतिरिक्त यानी इस लोन के अलावा 20,000 रुपए के हैं. वर्ष के अंत में रामेश्वर की पूंजी तथा वर्ष के दौरान कमाए गए लाभ की गणना आपको करनी है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है. हमने देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट में एक बैलेंस शीट बनाई थी जिसमें लायबिलिटीज और कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखा था और असेट्स एक कॉलम बनाया था असेट का जिसमें सभी असेट्स हमने लिखी थी. हम वही काम यहां पर भी करेंगे. देखो बहुत सिंपल सा है. करना कैसे, बैलेंस शीट हम एक बार प्रिपेयर करेंगे. बैलेंस शीट, इसमें लायबिलिटीज एक कॉलम लायबिलिटीज और अमाउंट और असेट्स और अमाउंट. इस क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास वर्ष के अंत में असेट्स, देखो हम ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं लास्ट इक्वेशन से ही बनाते हैं. तो लास्ट इक्वेशन का मतलब है जो आपका ईयर एंड हो रहा है या फिर जब आप क्वेश्चन एंड करते हो तो उस लास्ट इक्वेशन से ही बैलेंस शीट बनाते हो. तो हमारा ईयर एंड पे यहाँ पे हमारे पास असेट्स हैं, टोटल असेट्स हैं 6 लाख रुपीस की. टोटल असेट्स 6 लाख रुपीस और इसके अलावा लेनदार यानी क्रेडिटर है 20,000 के और आपको ऊपर बोला गया है 1 लाख रुपए का लोन भी था तो वो भी आपकी लायबिलिटी साइड में ही आएगा बैंक लोन के नाम से. किसके नाम से आएगा, बैंक लोन. ये लायबिलिटी है, दायित्व आपको चुकाना पड़ेगा. आपने 1 लाख रुपए का ले रखा है. इसके अंदर अपन ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं. जो लास्ट में इक्वेशन में क्लोजिंग कैपिटल आती है वही हम यहाँ लिखते हैं. वो अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए ओपनिंग कैपिटल हम इसमें नहीं लिखेंगे. तो अब देखें, हमने कहा था बैलेंस शीट का जो टोटल है अपने आप मैच हो जाता है, इक्वल आता है. इसका नहीं आ रहा है. इधर का जो टोटल है वो कितना है, 6 लाख. और इधर का भी देखो आना कितना चाहिए, जितना असेट्स का टोटल है वही लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है. तो यहां पे भी आना तो कितना चाहिए, 6 लाख. लेकिन आ नहीं रहा है. तो यहां पर जो ये फिगर जो मिसिंग है वो है कैपिटल की फिगर. इसको आप क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल. और 6 लाख में से ये 1,20,000 आप माइनस कर देंगे. 6 लाख में से 1,20,000 आप माइनस कर देंगे तो 4,80,000 आपके पास रह जाएगा. और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है. इस 6 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा. दैट इज क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000. अब ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है. और आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करनी है. तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर आप लोग क्या करेंगे. देखो मैं आपको छोटे छोटे भी फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ठीक है ना. उससे पहले इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में जो हमारे पास स्टार्टिंग की कैपिटल होती है उसमें जो भी हमने ईयर में लाभ कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, वो हम प्लस कर देते हैं. और अगर हमने कुछ प्रॉफिट निकाला यानी कि हम रुपए विड्रॉ करके ले जाते हैं तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं. वो ड्राइंग्स हम माइनस कर देते हैं.
तो ये जो आएगा वो आएगा क्या, क्लोजिंग कैपिटल। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल चुके हैं, तो ड्राइंग्स हमारे पास है नहीं, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो बचेगा वो ड्राइंग वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे देखें, क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी निकाली है 4,80,000 और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखी है 3 लाख रुपीस। ड्राइंग्स है नहीं, ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, 1,80,000। इधर देखिए, इसको और इसको आप एक बार वापस से देखिए। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस करते, ड्राइंग्स अभी नहीं है, अगर होती तो माइनस कर देते तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता। हम इसी को रिवर्स फॉर्मेट में उल्टे तरीके से कर रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमने पहले निकाल ली बैलेंस शीट बनाकर, वो 4,80,000, ओपनिंग हमें गिवन है 3 लाख। तो अगर मैं क्लोजिंग में से, ये प्रॉफिट प्लस है, इधर अगर आप इक्वल्स टू के इधर उधर देखते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इक्वल्स टू के इधर ये जब आप प्लस करते हैं, तो अगर आप इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, तो 3 लाख माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 1,80,000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी 4,80,000 में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये ओवरऑल आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस आते हैं। इसी के बेस पे मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस इसके ट्राई कराऊंगा जो कि इलस्ट्रेशन है, यानी उदाहरण है। वो है आपके पेज नंबर 37। उससे पहले आप ये नोट करने के बाद एक फॉर्मूले लिख लीजिएगा, जो मैं आपको इसके बेस पे आप वो कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, फॉर्मूले नोट करिएगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यानी कि प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना। इसका फॉर्मूला आप लिखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये जो आएगा वो आपके पास ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल को बोलते हैं अतिरिक्त पूंजी। एडिशनल कैपिटल को क्या बोलते हैं, अतिरिक्त पूंजी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया है, इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, हम क्या करते हैं ना, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हम शुरुआत में पूंजी लगाते हैं। उसमें मैंने आपको कहा था अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर दो, और अगर हम कुछ विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको माइनस कर दो, माइनस ड्रॉइंग्स, ठीक है। और अगर अब कोई अतिरिक्त पूंजी और लगाते हैं तो व्यापार में पैसा आएगा, उसको प्लस कर दो, एडिशनल कैपिटल। तो इस सब को करने के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। अब इधर देखिए, हमने इसको स्टार्ट किया ओपनिंग कैपिटल से, तो एंडिंग कैपिटल आ जाएगी हमारे पास।
प्रॉफिट हुआ प्लस, ड्राइंग्स हुआ माइनस, यानी आहरण किया माइनस, एडिशनल कैपिटल लगाई तो और प्लस हो जाएगा। लेकिन अब हमें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करना है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो क्लोजिंग गिवन होगा। क्लोजिंग से जब हम एक काम करेंगे ना तो ये कैलकुलेशन रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, यानी उल्टे ऑर्डर में करेंगे और जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल में जो एडिशनल कैपिटल है वो माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट है वो भी माइनस हो जाएगा, तो आएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसके अलावा इसमें एक दो चीजें और हो सकती है जो कि मैं आपको बता दूं। अगर जैसे कि आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ तो क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो वो माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यानी आहरण पर ब्याज प्लस किया जाता है और पूंजी पर ब्याज माइनस किया जाता है इस कैलकुलेशन में। वैसे वो होता नहीं है जनरली हर क्वेश्चन में, अगर हो तो, ठीक है। और इधर पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया जाता है और आहरण पर ब्याज माइनस किया जाता है। मैं एक बार इसमें लिख देता हूं, ठीक है, कैसे लिखेंगे आप। ये हो गया आईओ, और इसके साथ ही लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईयूसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। मैंने अभी इसको इसके साथ ही, ये जनरली कम होते हैं, ठीक है ना। अगर है तो आप प्लस माइनस कर देंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। चलो, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और मतलब एक फॉर्मूला और लिखवाता हूं मैं इसको, और वो भी बहुत सिंपल है, वो भी आप यही नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको हटा रहा हूं। और इसी के साथ एक बार उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको बोले कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो यानी लाभों की गणना, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल, फिर प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो जो आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट। इधर देखें, इन दोनों को आपस से कंपेयर करें, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। अभी यहां पर हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की थी तो प्रॉफिट माइनस किया था, वो आपको दे रखा होगा। यहां पे हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी, वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और इधर आपने प्रॉफिट माइनस किया तो ओपनिंग कैपिटल आ गई थी। आई होप ये आपने दोनों नोट कर लिए होंगे फॉर्मूले, और आपको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब है यहां, अब मैं उदाहरण करवा रहा हूं, क्वेश्चन आपके नहीं है इसमें। और उदाहरण नंबर है 3, पेज नंबर 37 यानी इलस्ट्रेशन नंबर 3। उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर 37। और यह सेम है, ये सेम है जो अभी अपन ने किया था। इसमें भी आपके पास स्टार्टिंग यानी ओपनिंग कैपिटल है और ईयर एंड की असेट है और लायबिलिटी है, ठीक है। और आपको उसकी क्लोजिंग कैपिटल और क्या प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी। आई होप ये आप कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो अपन ने किया था वो सेम क्वेश्चन है। तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूं। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने क्वेरी सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद वाला जो है वो मैं करवा देता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो मैं करवा देता हूं। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे, वो है पेज नंबर 38 पे। वो है
31 मार्च को एक व्यवसाय की संपत्तियां तथा बाह्य दायित्व मतलब होता है मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, बाहर वालों के प्रति जो दायित्व है वो है 9 लाख और 4,20,000। वर्ष के दौरान स्वामी ने यानी कि ओनर ने 90,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई, अभी एडिशनल कैपिटल, और निजी प्रयोग यानी ड्राइंग्स करिए 1,90,000। फर्म ने यानी बिजनेस ने, व्यापार ने वर्ष के दौरान 1,25,000 का लाभ कमाया यानी प्रॉफिट दे रखा है, इतना कमाया। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी, क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। अभी फॉर्मूला बताया था, उससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, इसके लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए ना। अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो वो आपको कैसे बताना पड़ेगा? बैलेंस शीट बना के आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, बैलेंस शीट वापस से अगर अपन बनाते हैं तो बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट, एक साइड लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। बैलेंस शीट में असेट साइड टोटल असेट्स आएंगी, टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स आपको कितनी गिवन है? संपत्तियां हैं 9 लाख रुपए की। कितनी है? 9 लाख। इसके अलावा आपके पास दायित्व हैं, वो भी एक साथ दे रखे हैं, यानी बाहर वालों के प्रति जो दायित्व है 4,20,000। ये हो गए आपके पास लायबिलिटीज, ये भी टोटल लायबिलिटीज है 4,20,000। ये आपके पास टोटल लायबिलिटीज है। इसके अलावा आप यहां और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टोटल एसेट्स हो गई, टोटल लायबिलिटीज हो गई। कैपिटल वो नहीं है, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर इधर की साइड का टोटल, जिधर का ज्यादा आ रहा है उधर का लिखेंगे। ये 9 लाख है तो इधर का भी 9 लाख ही आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जो बच गया वो आपकी कैपिटल होगी। अब ये कैपिटल होगी क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि यहां पर आपको बैलेंस शीट की डेट गिवन है। बैलेंस शीट बना रहे हैं आप एज ऑन 31 मार्च 2017। ये आप लिखेंगे। जब तक डेट गिवन नहीं थी तब तक अपन ने नहीं लिखी। जिस क्वेश्चन में डेट गिवन है तो वहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। और अब आप ये निकाल लेंगे, 9 लाख में से 4,20,000 गए, यानी कि 9 लाख में से 4,20,000, 9 लाख में से 4,20,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4,80,000। दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, वर्ष के अंत की पूंजी, क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि हमारा जो ईयर है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2016 को, और कब खत्म होगा? 31 मार्च 2017। इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं, और 31 दिसंबर को वो समाप्त होता है। ठीक है, अब कैसा भी ये हमारा ईयर है यहाँ पे, ठीक है ना। और अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल। अब अपन कर पाएंगे ओपनिंग कैपिटल। इसके अलावा हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। इसको रफ कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, वो काम में लेंगे अब अपन। क्लोजिंग कैपिटल वो आई थी हमारे पास 4,80,000। इसमें प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स जो हमने वर्ष के दौरान आहरण किए हैं, वो कितने हैं? 1,90,000, 1,90,000। इसमें क्या माइनस करेंगे? एडिशनल कैपिटल जो इसमें गिवन है, हमें पता है एडिशनल कैपिटल कितनी है? 90,000 रुपए। और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की फिगर को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल हो गई, माइनस प्रॉफिट भी आपको गिवन है, और इतना अपन ने इस ईयर प्रॉफिट कमाया है, और वो कितना है? 1,25,000, वो भी माइनस करना।
तो ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,80,000, 5,80,000, 5,80,000, 6,70,000। 6,70,000 में से माइनस कर दो 90, तो 0, 17, 10 और ये हो गया 7 और 8, 580 और में से 125 और माइनस करना है 5, 5 और 3, 4 यहाँ पे आ रहा है 4,55,000 आपके पास ओपनिंग कैपिटल है। बिल्कुल, दैट्स अ करेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे और कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप इसके अलावा भी अब आपको कोई क्वेरी रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझसे अपने क्वेरी सेक्शन में पूछ सकते हैं कि अपन ने ये कैसे कैलकुलेट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। इसके बाद अपन और आगे बढ़ेंगे और अब क्या देखेंगे, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर डन हो गया है, समाप्त हो गया है, हमने कर लिया है। अब इसके अलावा हम अब ट्रांजैक्शन यानी व्यवहारों की रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे, यानी कि उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा और वो होगा खातों के प्रकार। क्या होगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने तरीके के होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम उसको रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप एक नई हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि खातों के प्रकार। देखो कितने तरीके के खाते होते हैं। हम जर्नली खातों को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि पर्सनल और इम्पर्सनल, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। इसी प्रकार यह 3 तरह के खातों के प्रकार हो जाते हैं। इसे इम्पर्सनल को और कैसे बोलते हैं, यानी और इसके क्या भाग होते हैं, वो होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल जो वास्तव में होता है यानी वास्तविक खाते, और नॉमिनल जो वास्तव में नहीं होता, इसे बोलते हैं अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। ये होता है वास्तविक और ये अवास्तविक या फिर नाम मात्र के खाते, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तो 3 प्रकार के खाते हो गए। इसके अलावा पर्सनल के कितने और प्रकार हैं, वो 3 भागों में अपन उसको बांटते हैं, वो मैं आपको अब बता देता हूं। ये जैसे मैं नोट कर रहा हूं वैसे एक बार कर लेना, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। पर्सनल, नेचुरल पर्सनल, नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल और फिर रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल, इसमें है आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक। आर्टिफिशियल को कृत्रिम और रिप्रेजेंटेटिव को प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व, ऐसे लिखते हैं प्रतिनिधित्व। अब ये कैसे होते हैं, क्या होता है, और जो रियल को भी है ना, आप 2 भागों में बांट लीजिए, रियल टेंजिबल और इनटेंजिबल। मैं ये इसको यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त और इनटेंजिबल का अमूर्त। अब देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, खातों के प्रकार 3 तरीके के, व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक। वो व्यक्तिगत को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे जो इम्पर्सनल है, रियल और नॉमिनल। वैसे तो 3 ही होते हैं, व्यक्तिगत, रियल और अवास्तविक।
अब इसके बाद पर्सनल को 3 भागों में बांटते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। रियल को 2 भागों में, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और अवास्तविक वो उसका कोई प्रकार नहीं, उसको नॉमिनल अकाउंट ही बोलते हैं। अब पर्सनल क्या है? पर्सनल है किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी व्यक्ति से संबंधित, जो किसी पर्सन का हो सकता है। ठीक है, अब इसकी देखो मैं ना आपको यहीं पे छोटा छोटा नोट करवा देता हूं। इट इज रिलेटेड टू एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में आप क्या बोलेंगे? यह किसी व्यक्ति या फिर कंपनी या संस्था से संबंधित खाते होते हैं। ठीक है, वो होता है किसी व्यक्ति से संबंधित, भैया जिसका जो पर्सनल है, मतलब मैं हूं तो मेरा कोई पर्सनल, मतलब मैं पर्सनल, मैं व्यक्तिगत हूं तो वो किसी व्यक्ति से संबंधित या संस्था से संबंधित हो सकता है। अब इसमें 3 भाग हैं। नेचुरल यानी कि जो किसी व्यक्ति का ही है, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, किसी व्यक्ति से संबंधित है, प्राकृतिक है, तो वो है रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। इसके अलावा इसमें ना ओनर का अकाउंट भी आता है, जैसे कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ठीक है, या फिर राम अकाउंट, इसको ऐसे लिखते हैं राम्स अकाउंट। ठीक है ना, वो चीज है। ये हो गया प्राकृतिक। आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है, जैसे अब अगर मैं बात करूं जो हमने बनाया, यदि नेम ऑफ कंपनी, किसी संस्था का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो हमने बनाया है, तो वो है तो व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति यानी कि संस्था जो है ना उसको हम व्यक्ति की कैटेगरी में रखते हैं, पर ये है रिलेटेड टू नेम ऑफ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। लाइक दैट किसी कंपनी का नाम है जैसे HDFC, ठीक है, HDFC बैंक, ये मैंने पर्टिकुलर एक संस्था का नाम लिया है, तो ये HDFC बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा प्रतिनिधित्व करती है, जैसे रिलेटेड टू, या फिर ये रिप्रेजेंट करती है, इट इज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कैसे? मैं इसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, मतलब देखो लायबिलिटी का मतलब तो दायित्व है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी बकाया है, अभी तक हमने पे नहीं की है, तो ये उन व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करती है जो आपके दायित्व है, अभी तक आपने पे नहीं किए। ठीक है, ये ऐसे ही लिख लेना, बाकी आपकी पूरी डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है, वो मैं आपको बता दूंगा। बस आई होप आप देखो 3 तरह के खाते, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वास्तविक, अवास्तविक और व्यक्तिगत। ये इन्हीं में से कोई ना कोई अकाउंट आपके अकाउंट्स में, जो भी अकाउंट होंगे वो इन्हीं 3 में से कोई एक होगा। व्यक्तिगत मतलब कोई व्यक्ति से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, किसी का नाम हो सकता है, किसी संस्था का नाम हो सकता है, और ये वाले जो होते हैं ना प्रतिनिधित्व वाले, वो आपको आगे चल के धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। वास्तविक का मतलब जो वास्तव में है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख लें, यानी कि विच असेट दैट कैन सीन, और यह लिख लेना है ना, मैं एक बार इसको हटा देता हूं, सीन और टच, और इसको छोटा सा लिख देता हूं, ये होता है मूर्त। मतलब ऐसा असेट, ऐसा संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जो वास्तव में है, जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, है ना, ये सब हमारी संपत्ति है और इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और ये टेंजिबल भी होती है। टेंजिबल मतलब जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वही इसी की डेफिनेशन भी हो गई। यानी कि जैसे लैंड, बिल्डिंग,
कैश स्टॉक, जो टेंजिबल है, दिख सकती है, छू सकती है। टेंजिबल की डेफिनेशन भी यही है, विच कैन सीन और टच, ठीक है। और इंटेंजिबल, इसकी डेफिनेशन अलग है, विच कैन नॉट। इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते पर होती हैं, इसमें लिखेंगे विच कैन नॉट सीन और टच, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते पर होती हैं, जैसे गुडविल और ट्रेडमार्क। सर ये क्या होता है? देखो, गुडविल का मतलब होता है ख्याति, किसी पर्सन की या किसी बिजनेस की मार्केट में नेम, फेम, रेपुटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के थ्रू आप कोई काम कराते हैं तो उसका रेफरेंस देना पड़ता है, तो वो उसकी क्या है, ख्याति है, मार्केट में लोग उसको जानते हैं, ठीक है। तो गुडविल मतलब नेम, फेम, रेपुटेशन। और ट्रेडमार्क मतलब, जैसे ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई बिजनेस यानी व्यापार करने का चिन्ह, जैसे LIC है तो LIC का जो ट्रेडमार्क है वो क्या, व्यापार करने का जो चिन्ह है वो क्या है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी उसका स्लोगन है ना, जो उन्होंने बनाया है। बहुत सारी कंपनीज के अपने अपने स्लोगन्स होते हैं, तो वो ट्रेडमार्क है, ठीक है, होते हैं, ठीक है, पर अपन उनको एज अ हमने बनाए हुए हैं पर दिखते नहीं है, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। तो आपकी जो वास्तविक यानी रियल अकाउंट है, रियल में क्या, जो दिख सकता है, छू सकता है, वो तो टेंजिबल है, ठीक है। और जो दिख नहीं सकता, छू नहीं सकता पर है, वो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब एग्जांपल्स होते हैं उसके, ठीक है। अब अवास्तविक, सर अभी तो आपने बताया अवास्तविक भी वही जो वास्तव में नहीं है। चल, अब विच कैन नॉट सीन और टच। सर अभी तो ये आपने बताया, देखो इसमें तो असेट है और यहां पर जो आएंगे ना वो आएंगे खर्चे और इनकम, यानी कि विच कैन नॉट सीन और टच। जैसे हो सकता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे, एक्सपेंसेस यानी खर्चे मतलब जैसे सैलरी, ठीक है, रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, ये बहुत सारे मैंने आपको इसके एग्जांपल बता दिए। सैलरी में क्या दिखता है, सैलरी नहीं दिखती है, पैसा दिखता है। रेंट में क्या दिखता है, उसमें भी पैसा दिखता है। इंटरेस्ट में भी पैसा दिखता है। बैड डेट्स, नुकसान हो गया, पैसा डूब गया। बैड डेट्स दिखता थोड़ी ना होता है पर हम उसको बोलते हैं। तो सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, बैड डेट, ये सब हमने किसी टर्म को यानी किसी ट्रांजैक्शन को नाम दिया है, ठीक है, पर होते नहीं है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर हमें पता है अगर सैलरी मिली, हाँ तो भाई हम क्या बोलते हैं, सैलरी मिली। तो सैलरी में सैलरी थोड़ी ना होता है, कैश होता है। रेंट दिया या रेंट मिला, तो रेंट में क्या होता है, पैसा ही होता है, रेंट थोड़ी ना होता है, हमने तो उसको नाम दिया है रेंट। तो ये 3 तरीके के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक, ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर सिंपल से अगर आपको उसको याद रखना है, मतलब पर्सनल किसी व्यक्ति से संबंधित यानी पर्सन से रिलेटेड है। वास्तविक मतलब जो वास्तव में है, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो वास्तविक। इसको बाद में काम आएगा आपके इंटेंजिबल वाला, अभी नहीं आएगा। और नॉमिनल मतलब जो है पर नहीं है, मतलब एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब कुछ। ऐसे इनकम भी हो सकती है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड मतलब आपके पास जो कंपनी से प्रॉफिट आ रहा है उसको डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड बांटती है, ठीक है ना। अब वो डिविडेंड बांट रही है तो वो भी क्या दे रही है, कैश ही दे रही है, पैसा ही दे रही है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। चल, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपके बुक में है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, सब आपको लिखा हुआ है। पेज नंबर है 45, है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंट है और उसमें भी आपको ऐसे टेबल बना के दे रखा है, और उसके बाद पीछे इसका आराम से पूरा ये थ्योरी का पार्ट दे रखा है। आप थ्योरी का पार्ट ना लिख के ये लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहेगा। और अगर थ्योरी लिखनी, इट इज रिलेटेड टू एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, एग्जांपल बी, इट इज रिलेटेड टू नेम ऑफ द कंपनी एंड नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ये सब मैंने आपको इसमें थ्योरी का जो एक एक लाइन में बहुत शॉर्ट में आपको मैंने नोट करवा दिया है। रियल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, विच असेट दैट कैन सीन और टच, एग्जांपल भी दे दिया।
विच कैन नॉट सीन, यानी विच असेट दैट कैन नॉट सीन और टच, यानी कि नॉमिनल में विच असेट, यहां असेट नहीं आएगा, यहां असेट नहीं आएगा, विच आइटम कैन नॉट सीन और टच, यहां एक्सपेंसेस और इनकम की बात करते हैं, यहां असेट की बात करते हैं, ठीक है। और वो एक्सपेंसेस और इनकम आपने एग्जांपल में लिख दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब इनके हम कुछ रूल्स देखेंगे जो कि हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में काम आएंगे, और उसे अपने नाम की जैसे याद कर लेना। उसके बिना अकाउंट्स का आप ए भी नहीं सीख सकते हैं, यानी कि वो आपका बेस है, आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग इन जर्नल के रूल्स, यानी रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग इन जर्नल। अब ट्रांजैक्शन में हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे उसके कुछ रूल्स एंड नियम हैं, वो आप यहां पे देखेंगे। पहला, पर्सनल अकाउंट के लिए, और इनको अपने नाम की जैसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, और ये बहुत काम आएंगे, इसी के बेस पे आप अकाउंट्स कर पाएंगे। इसका रूल लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाले व्यक्ति को नाम करेंगे, देने वाले व्यक्ति को जमा। हिंदी में कैसे लिखेंगे, पाने वाले को नाम कॉमा, देने वाले को जमा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ये लैटिन वर्ड्स हैं जिसको हम यहां यूज करते हैं, ठीक है ना, और आप आगे समझ पाएंगे इसको जब अपन करेंगे। दूसरा है पर्सनल के बाद रियल का। रियल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे नाम करेंगे, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे जमा करेंगे, ठीक है। आप हिंदी वाले इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट all the expenses and losses, credit all the income and gains। मतलब सभी खर्चों और हानियों को नाम करेंगे, आय तथा आपके पास जो भी इनकम है, यानी आय तथा लाभों को जमा करेंगे। सभी खर्चों और हानियों को नाम करेंगे, आय और लाभों को जमा करेंगे, ठीक है ना। ये नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बता दिया। ये रिकॉर्डिंग करते टाइम आपके बहुत काम आएगा, इन्हीं के बेस पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो खातों को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें से किस तरह का खाता आ रहा है, फिर इस रूल को अप्लाई करेंगे और फिर हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे। आज आपने देखा कि खातों के प्रकार कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और उन खातों के लिए जो रूल है वो भी आपने आज सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे, इनको अप्लाई करना सीखेंगे, इनको काम में लेना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।